वेलकम टू दिस सीरीज जिसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 पे। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। वो इसलिए कि जब ये एक्ट आया था तो तब मॉर्ले जो थे ये थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और ये मिंटो जो थे ये थे वाइस रॉय ऑफ इंडिया, इसीलिए इसको मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। इस एक्ट ने लीगलाइज किया कम्युनलिज्म। ठीक, वो कैसे आगे देख लेंगे हम। इसलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। ठीक है ना, इस एक्ट ने कम्युनलिज्म को लीगलाइज किया, इसीलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। तो इसके प्रोविजंस हम देखते हैं। पहला प्रोविजन, इंट्रोड्यूस द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है कि अब भी यहाँ पे मुस्लिम्स के लिए ये इंट्रोड्यूस किया था, तो कुछ सीट्स मुस्लिम्स के लिए रिजर्व करी थी। ठीक है ना, कुछ सीट्स मुस्लिम्स के लिए रिजर्व की थी और जो रिजर्व सीट थी उनमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही वोट पोल कर सकते थे। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट। कि किसी कम्युनिटी के लिए कुछ सीट्स रिजर्व कर देना और उन रिजर्व सीट्स पे वही कम्युनिटी के लोग पोल कर सकते हैं, दूसरी किसी कम्युनिटी के लोग वहां पे वोट नहीं डाल सकते। ये है सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इस एक्ट का। दूसरा प्रोविजन, इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उनका साइज जो है ना वो इंक्रीज कर दिया, सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी। सेंट्रल लेवल पे इसकी जो स्ट्रेंथ है 16 से 60 कर दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है ना। अब अगला प्रोविजन देखते हैं। थर्ड प्रोविजन, मेंबर्स ऑफ द मेंटेनिंग द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। सबसे पहले बात करेंगे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, चाहे वो सेंट्रल थी या फिर प्रोविंशियल थी, इनमें दो किस्म के लोग मेंबर्स थे। पहले तो सिर्फ ब्रिटिश के लोग यहाँ पे मेंबर बन सकते थे, बट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से इन्होंने क्या किया, इंडियंस को भी इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का मेंबर बनाने लगे। अब जो इंडियंस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का मेंबर बनते थे तो उन्हें कहा जाता था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक, और जो ब्रिटिश के लोग इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स बनते थे तो उन्हें कहा जाता था ऑफिशियल मेंबर्स। समझ आ रही मेरी बात। तो दो किस्म के मेंबर्स है, ऑफिशियल मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन से हैं, इंडियन लोग, और ऑफिशियल मेंबर्स कौन से, ब्रिटिश के लोग। अब इस एक्ट में इन्होंने क्या किया कि स्ट्रेंथ तो इंक्रीज कर दी, बट सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी भी मेजॉरिटी किसकी रहेगी, ऑफिशियल मेंबर्स की, मतलब ब्रिटिश के लोगों की। बट यहां पे अलॉट कर दिया, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अलॉट किया कि वहां पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की भी मेजॉरिटी हो सकती है। अगला प्रोविजन, चौथा, मेंबर्स वर एनेबल्ड टू डिबेट बजट एंड कम्प्लीमेंट्री मैटर्स एंड टेबल रेजोल्यूशंस। जो भी मेंबर्स थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इनको अब ये पावर मिल गई थी कि ये बजट को डिस्कस कर सकें, इस पर डिबेट कर सकें, और भी जो कम्प्लीमेंट्री मैटर्स है उन पर डिस्कस कर सकते थे, और उसके रिलेटेड रेजोल्यूशन भी वो टेबल पर रख सकते थे कि ये चेंजिंग होनी चाहिए इसमें। ठीक है ना। इससे पहले जो हमारा एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, हाँ, उसमें जो है ये पावर इनको नहीं थी कि ये इसमें कुछ चेंजिंग कर सकते थे। ठीक है ना। फिफ्थ प्रोविजन, एसोसिएशन ऑफ इंडियन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइस रॉय एंड गवर्नर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ, याद रखना पहले, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इस एक्ट में इंडियन मेंबर्स जो है, इंडिया के लोग जो है वो बन सकते थे मेंबर किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, चाहे वो सेंट्रल हो या फिर प्रोविंशियल हो। ठीक ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स वो बन सकते थे। यहाँ पे शुरू किया था एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में क्या किया, अब इंडियन मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी बन सकते थे, सेंट्रल लेवल पे भी और एग्जीक्यूटिव लेवल, प्रोविंशियल लेवल पे भी। ठीक है ना। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन का एसोसिएशन कहां से शुरू हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 से। ठीक है ना, एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर्स। अब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये पहले
ये क्या बने, फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये पहले इंडियन बने जिन्होंने वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया, इसको लॉ मेंबर बनाया गया था। ठीक है ना, ये प्रोविजंस है किसके, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के। एक बार रिवाइज कर सकते हो आप मेरे साथ। इस एक्ट को मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। इस एक्ट ने लीगलाइज किया कम्युनलिज्म को, इसलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। इस एक्ट ने सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स के लिए इंट्रोड्यूस किया। इस एक्ट के तहत साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी। सेंट्रल लेवल में 16 to 60 कर दिया। और अब इन्होंने क्या किया, इस एक्ट में इन्होंने ये बताया कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेजॉरिटी रहेगी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी भी रह सकती है। और फोर्थ प्रोविजन ये है कि इस एक्ट ने एनेबल किया इन मेंबर्स को, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर को, कि ये डिबेट कर सके बजट पे या फिर कम्प्लीमेंट्री मैटर्स पे और उसके रिलेटेड रेजोल्यूशन टेबल कर सकते थे। और फिफ्थ प्रोविजन इसमें यह है कि अब एसोसिएशन ऑफ इंडियन शुरू किया, कहां पे, इन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल, चाहे वो वाइस रॉय की हो या फिर गवर्नर्स की हो। गवर्नर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहां पे होती थी, प्रोविंसेस में, और वाइस रॉय की सेंटर में। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले इंडियन बने जिन्होंने वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन की, और इसको कौन सा मेंबर बनाया था, लॉ मेंबर बनाया था।